So till now we have covered till section number 67. Last lecture में हम लोगों ने reduction of share capital and all this we had finished. Today we are going to start a very important topic, that is buyback of securities. This is the buyback of securities. Okay. This starts from section number 68 and it ends at section 70. Plus there are certain rules which you have to study. Now बिफोर वी गो अहेड और हम यहाँ पे एक्चुअल में बायबैक के प्रोविजंस को समझे, आपने अकाउंट्स में भी बायबैक को पढ़ा होगा, कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपने डेफिनेटली बायबैक को कवर किया होगा. इज बायबैक डन? क्या आप लोगों का बायबैक हो चुका है? ओके. तो बायबैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इजंट इट बायबैक ऑपोजिट ऑफ पब्लिक इशू? अगर मैं ऐसे बोलूं बायबैक, दिस इज सिंपली द ऑपोजिट ऑफ पब्लिक इशू. क्यों? Why buyback is opposite of public issue? It's because बायबैक में क्या होता है और पब्लिक इशू में क्या होता है? सर बिल्कुल उल्टा उल्टा. आप देखो, पब्लिक इशू में क्या होगा? कौन शेयर परचेज करता है? एप्लीकेंट. देखो यहां पर भी दो ही लोग होते हैं, इधर एक है कंपनी और इधर एक है आपके पास इन्वेस्टर. इन्वेस्टर के पास पैसा है, कंपनी के पास शेयर्स है, राइट? इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन्वेस्टर को चाहिए अपॉर्चुनिटी. कौन सा अपॉर्चुनिटी? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. और कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए फंड्स. और आप देखो, फंड्स ये यहां गए और ये यहां गए. देख रहे हो, दोनों का नीड फुलफिल हो रहा है यहां पे. ऐसा ही होता है. ये सुनो, एक के पास जो है दूसरे उसको वो चाहिए और इसके पास जो है वो इसको चाहिए. तो ये हो गया. बायबैक में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. यू अगेन हैव द कंपनी and here you again have the investor who is in the form of shareholder. Now the company has money and the shareholder have got shares. Okay. शेयर को इस बार क्या चाहिए? उसको भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन इसको कौन सा अपॉर्चुनिटी चाहिए? उसको चाहिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी. यस और नो? उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए और इसको अपने शेयर्स को क्या करने का, मैंने इसको अपने शेयर्स को रिड्यूस करना है. ठीक है, इसको ये शेयर्स नहीं चाहिए. कंपनी इज हैविंग एक्सेस फंड्स और इसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए, विच मीन्स इसको पैसा चाहिए. तो अभी क्या करेंगे? क्रॉस. यस और नो? बायबैक में कंपनी विल प्रोवाइड एग्जिट अपॉर्चुनिटी. पब्लिक इशू के टाइम पे क्या था? कंपनी वाज प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट? क्या इक्विटी शेयर्स आपको रिटर्न करना कोई मैंडेटरी है? जैसे हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस हैज टू बी रिडीम्ड. आगे हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स, इवन दिस हैज टू बी रिडीम्ड. सर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट भी हमने उनका निकाला है, सब कैलकुलेशन भी सीखा है. वो आपने एफएम में पढ़ा है. लॉ में ऐसा नहीं, अलाउड नहीं है. तो सर एफएम में क्यों पढ़ाते हैं? अरे एफएम का कॉन्सेप्ट है वो एक, इसलिए आपको पढ़ाते हैं. और आज मना कर रहे हैं, कल को 10 साल बाद वो बोलेगा नो, इररिडीमेबल डिबेंचर्स कैन बी इशूड, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड. तो आप क्या वापस ये बोलोगे, सेंड मी बैक टू सीए इंटरमीडिएट, आई वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एफएम अगेन? ये तो कभी हमने सीखा ही नहीं. आपको इसलिए सिखाया जा रहा है, फिलहाल लॉ में उसका कोई प्रोविजन नहीं, तो आपको कुछ सिखा नहीं रहे. लॉ डज नॉट. बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देयर इज नो रिडम्पशन. तो फिर मुझे बताओ, आप क्यों बायबैक कर रहे हो? देखो यहां तो लॉ बोलता है आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए पैसे रिटर्न करने हैं. डिबेंचर्स को भी पैसे रिटर्न करने. इक्विटी के लिए अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो आप क्यों बायबैक कर रहे हो?
Why should I do buyback? Why should a company do buyback? अरे इसी को अगर मैं एक आपका एकेडमिक क्वेश्चन बना दूं तो आपका एकेडमिक क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, why there is a need for buyback? बताइए। थोड़ा सा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्किल्स भी आप यूज कर सकते हो इसको आंसर करने के लिए। आप खुद सोचो कितने सारे कंपनीज बायबैक लेके आते हैं। अगर आप आईटी कंपनीज को देखो, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब तो कितनी बार, मतलब एवरी ऑल्टरनेट ईयर दे कम अप विद बायबैक। व्हाई सो? टू इंक्रीज देयर ओन शेयर होल्डिंग। मुझे बताओ बायबैक करके शेयर होल्डिंग कैसे इंक्रीज होगा? किसका शेयर होल्डिंग इंक्रीज होगा बायबैक करके? वेरी गुड। तो बस आप यहां पे अपने आंसर में एक वर्ड को ऐड कर दो, प्रमोटर्स। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे बायबैक का क्या आ जाता है? यू वांट टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स। या आप ऐसे बोल दो, आप प्रमोटर्स का वोटिंग राइट बढ़ाना चाहते हो। सर ऐसा कैसे होगा? देखो, प्रमोटर्स के पास लेट्स से 40 शेयर्स है। 40 तो नहीं, चलो थोड़ा सा और ज्यादा कर देते हैं। कंपनी के पास 48 शेयर्स है आउट ऑफ 100। अभी कंपनी बोले हम बाईबैक कर लेते हैं 20 शेयर्स का, तो मैं बाईबैक कम हो रहा है तो रेड कलर से लिख रहा हूं। 20 शेयर्स बाईबैक करते जिसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आप मुझे बताओ इसका स्ट्रेट अवे इंपैक्ट क्या होगा? दिस इज 48 आउट ऑफ 80। तो यहां जो स्टेक था वो था 48%, और यहां पर स्टेक कितना हो गया? दिस इज 52% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट हैव द एक्सेस टू कैलकुलेटर राइट नाउ, बट श्योरली 50% से ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये तो 60% हो जाएगा। ये देखो 48 से 60, आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी देखो आपका वोटिंग राइट यहाँ पे इंक्रीज हो गया 48 से 60। सो यू वांट टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग, यू वांट टू इंक्रीज द वोटिंग राइट्स ऑफ द प्रमोटर। अब आप मुझे बताओ ऐसा क्यों करना चाहते हो? बिकॉज प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में क्या चाहिए? प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में और ज्यादा कंट्रोल चाहिए। इट वांट्स मोर कंट्रोल। ठीक है। इसके अलावा और क्या रीजन होता है बाईबैक करने का? प्रमोटर्स अपने कंपनी का टेक ओवर नहीं करवाना चाहते, सो दिस इज टू अवॉइड एनी थ्रेट ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर। व्हाट इज हॉस्टाइल? जबरदस्ती। आप देखो, आपके पास 48 है, मतलब पब्लिक के पास कितना है? पब्लिक के पास 52 है, और यहां पब्लिक के पास कितना है? 40। अब आप क्या करते हो? आपके पास 48 है, ये आपकी कंपनी है, यू हैव 48% शेयर्स। मैं मार्केट से जाके पूरा 52% आपका शेयर खरीद लेता हूं। इससे क्या होगा? आप अपनी कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाओगे, है कि नहीं? तो आपको यह डर है कि यार ऐसा कुछ हो गया तो। अब जब आपका स्टेक उन्हीं 48 शेयर से वोटिंग राइट आपका 60% हो गया, तो आपने अपने वोटिंग शेयर को क्या कर लिया? कंसोलिडेट। अब आपके पास और ज्यादा कंट्रोल आ गया है। अब कोई आपकी कंपनी का टेक ओवर भी नहीं करेगा। इस केस में अगर मैं जाके मार्केट में बैलेंस पूरे के पूरे 40 शेयर्स को भी खरीद लूं,
तो भी आप सिक्योर हो, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो आप ही पास करोगे, डायरेक्टर्स को आप ही अपॉइंट करोगे, तो फुल कंट्रोल आप ही के पास है। बताइए, इज दिस क्लियर? और बताइए, बाईबैक क्यों किया जाता है? बाईबैक क्यों किया जाता है? It is done to improve the earnings per share. आप ऐसे देखो, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, यही होता है ईपीएस, अज्यूमिंग देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप देखो, कंपनी 700 का 700 का प्रॉफिट कमा रहा है और कंपनी के पास 100 शेयर्स है, तो आप देखिए आपका ईपीएस कितना हो गया, 7 रुपीज, हाँ या ना? अब कंपनी प्रॉफिट तो उतना का उतना ही कमाए, कंपनी बाईबैक कर ले, ठीक है, और लेट्स से 20 शेयर्स का बाईबैक कर लिया, अब 80। अब आप देखो यहां पर कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर कितना हो गया, इफ यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, 8.75। तो आप देखो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, द अर्निंग्स पर शेयर हैज इंक्रीज्ड, करेक्ट? तो सर क्या फायदा हो गया, ईपीएस इंप्रूव होने से क्या फायदा हो गया? आपको पता है ईपीएस इंप्रूव हो जाए तो क्या हो जाता है, इफ ईपीएस इंप्रूव्स देन इसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, एमपीएस। यस और नो? कंपनी का पी रेशो 10 था, ये देखो 7 × 10, पहले मार्केट प्राइस था 70, अब आप देखो आपने ईपीएस को इंप्रूव कर दिया और ये 10, अब आपका शेयर प्राइस कितना हो गया, 87.5। तो अल्टीमेटली आप देखो आपके शेयर प्राइस में 17.5 का वृद्धि हुआ, दिस इज द गेन। आ रहा है आपको समझ में, कनेक्ट कर पा रहे हो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी? हाँ रौनक, बिल्कुल करेक्ट, इन्वेस्टर्स विल गेट मोर अट्रैक्टेड, करेक्ट। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन आया है, विनीत ने पूछा है, सर व्हाई डू आईटी कंपनीज डू सो मेनी बाईबैक? रौनक ने भी आंसर किया है, बिकॉज दे हैव मोर रिजर्व्स। तो रिजर्व्स तो आईटीसी के पास भी बहुत सारा है, तो क्यों बायबैक कर रहे हैं? बहुत सारे कंपनीज के पास रिजर्व्स है, रिलायंस के पास भी रिजर्व्स है। बाय द वे, इसमें अगर आप लिखो ईपीएस, इसी से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी इंप्रूव हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, बहुत सारे कंपनीज के पास रिजर्व्स है, तो ये कंपनी, ये आईटी कंपनीज ही क्यों बायबैक करवाते? आप देखो, एवरी ऑल्टरनेट ईयर दे कम विद बायबैक, व्हाई सो? क्योंकि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है अभी तक? एसएम नहीं हुआ आप लोगों का? ओके। इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप एक टॉपिक पढ़ोगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आप देखोगे किसी भी प्रोडक्ट का जो एज होता है वो इस तरह से आपको दिखता है, और ये 4 स्टेजेस है। जैसे हम लोगों का नहीं होता, ये बचपन, फिर ये टीन एज, फिर ये क्या बोलूं मैं, अधेड़ उम्र के इंसान, और यहां पे बुढ़ापा, करेक्ट? इसी को 4 स्टेजेस में अगर आप देखो तो दिस इज
introduction, this is growth. Introduction, embryonic, this is growth. This is mature and this is decline. तो हर प्रोडक्ट आप देखो इसी तरह से चलता है. अब देखो नया प्रोडक्ट आता है तो कितना ज्यादा ग्रो करता है, पहले धीरे धीरे मार्केट पकड़ता है, फिर उसमें एकदम से ग्रोथ आता है और फिर वो मार्केट मैच्योर हो जाता है कि उसमें कोई ग्रोथ आपको दिखता ही नहीं और फिर डिक्लाइन होने लगता है. यू पिकअप एनी कंपनी, आप देखो नोकिया, ऐसा ही हुआ. यू पिकअप ब्लैकबेरी, ऐसा ही हुआ. यू पिकअप कोडैक, ऐसा ही हुआ. यस और नो? बीच में आप देखो कार्बन मोबाइल, मैक्स मोबाइल. मैक्स ने तो एक बार आईपीएल को भी इतना अच्छा खासा स्पॉन्सर किया था, पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो डिक्लाइन कर गया. तो अपना इंडिया का जो आईटी कंपनीज है वो कहां पहुंच गया है, वो इस स्टेज पे है अभी. ठीक है, जो आईटी कंपनीज है वो इस स्टेज पे है. सो कंपनीज दैट आर एट द मैच्योरिटी स्टेज, जो कंपनीज मैच्योरिटी स्टेज पे है, या फिर जिन कंपनीज को हम ये बोलते हैं कैश काउ कंपनी है. कैश काउ कंपनी क्या होता है ये भी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ोगे, तो अगर क्वेश्चन आता है तो बिंदास आप यहां पे लिख सकते हो. कैश काउ भी वो कंपनी है जो अच्छा खासा प्रॉफिट जमा कर रहा है लेकिन उसमें री इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है. सो दीज टू टाइप्स ऑफ कंपनी डू नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट्स या फिर री इन्वेस्टमेंट्स. करेक्ट. नाउ सिंस इट डू नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट्स और री इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इनके पास जो रिजर्व्स में फंड्स है वो क्या है, आइडल है कि नहीं. इनके रिजर्व्स में जो पैसा पड़ा है वो फालतू पड़ा है, इट्स आइडल फंड. नाउ सिंस दिस इज अ आइडल फंड, दे distribute it to the shareholders either by way of dividend or they come up with buyback. So funds which are there in the reserves, रिजर्व फंड मत लिखना, रिजर्व फंड लिखने से थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल वाला पॉइंट हो जाएगा. नहीं तो आप सिंपली इतना सा पॉइंट ध्यान रखो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके पास रिजर्व्स में आइडियल फंड्स है, और क्यों आइडियल फंड्स है ये भी मैंने आपको बताया. आप देखो एयरटेल बाईबैक लेके नहीं आएगा. क्यों एयरटेल बाईबैक नहीं लाएगा, क्योंकि उनको काफी सारा पैसा चाहिए री इन्वेस्टमेंट्स के लिए. अब बार बार पैसा री इन्वेस्ट करना है उनको, स्पेक्ट्रम खरीदना है, नए टावर्स लगाने हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को अक्वायर करना है, तो वो कभी भी बाईबैक नहीं लाएंगे. बच्चा लोग समझा, ये आपको समझा, तो ये रीजन हो जाता है. और एक लास्ट रीजन अगर आपको मैं इसमें दूं तो वो ये रहता है कि कंपनी क्या करेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगा. दिस प्रोवाइड्स अ एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स.
इट प्रोवाइड्स द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स। तो आपके जितने मर्जी शेयर होल्डर्स हैं उनको यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। स्पेशली तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हो गया एडिशनल एग्जिट अपॉर्चुनिटी। भाई लिस्टेड कंपनी है तो आप मार्केट में जाके भी शेयर्स बेच सकते हो अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहते। लेकिन व्हाट अबाउट द कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड, तो वहां पर क्या है, दिस इज द ओनली एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई शेयर होल्डर मार्केट में अपने शेयर्स को नहीं बेचना चाहता तो, या अगर उसको बायर, देखो लिस्टेड कंपनी में आपको बायर ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज अगर मुझे रिलायंस के शेयर्स बेचने हैं या किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेचने हैं तो मुझे एक मार्केट है वहां पर बायर इजीली मिल जाएगा। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो कोई मार्केट ही नहीं है ना, तो वहां पर ये आता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था बायबैक को इंट्रोड्यूस करने का। बताइए, ये क्लियर हुआ? बायबैक का कॉन्सेप्ट शुरू से कंपनीज एक्ट में नहीं था, बायबैक का कॉन्सेप्ट 98 में ही आया है, फ्रॉम द ईयर 1998। उसके पहले नहीं था बायबैक का कॉन्सेप्ट, कहीं पर भी कोई बायबैक का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन क्यों लाना पड़ा, इस वजह से लाना पड़ा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आप देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा है सेक्शन नंबर 68, और वो यहाँ पे क्या बताता है, पावर ऑफ अ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। अब इसमें क्या आ गया, वो ये बता रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इसका क्या मतलब है, अब तो सही सही आंसर कर सकते हो आप, बहुत बार इसको डिस्कस किया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इसका क्या मतलब है? करेक्ट, विनीत ने यहाँ पे बताया इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, वो सब गया साइड में, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। जो यहां पर बोल रहा है वो एप्लीकेबल होगा। रौनक आपने बताया सर, तो जो भी शेयर प्राइस है RUDR, व्हाट इज RUDR? Currently in the market and investors buy the shares at that price, so all the money goes to the company. देखो इसके लिए आप सिंपली देखो, there are two types of market, देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज आप देखोगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी आप स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे, वहां पर दो मार्केट होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और एक होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी फ्रेश शेयर्स को इशू करता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जहां पर आपके ऑलरेडी इशूड शेयर्स के बीच में ट्रेड होता है। आया? तो जब कंपनी आईपीओ लेके आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज इन द प्राइमरी मार्केट। पर आप जब एक बार लिस्ट होने के बाद में शेयर्स को परचेज करते हो, दैट इज इन द सेकेंडरी मार्केट। कंपनी एफपीओ लेके आता है, वो भी क्या हो गया, वो भी आपका प्राइमरी मार्केट हो गया। कंपनी राइट्स इशू लेके आ रहा है, कंपनी नए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, वो सब इधर। और आप जो मार्केट में देखते हो वो ये होता है। तो यहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, सो हियर द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। हियर द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। ओके, सो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जो भी आपको प्राइस करेंटली दिखता है
वो सेकेंडरी मार्केट का दिखता है, तो कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इट्स लाइक जब कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ में रौनक ने 700 रुपीज का शेयर्स लिया, ये 700 रुपया किसको जाएगा, ये 700 रुपया कंपनी को जाएगा, ठीक है। फिर रौनक ने ये शेयर बेचा लेट्स से विनीत को, तो मुझे बताओ ये प्राइमरी मार्केट होगा सेकेंडरी मार्केट होगा। विनीत को 900 रुपीज में शेयर्स बेचा, तो यहां पर जो 900 रुपीज है ये किसको जा रहा है, ये रौनक को जा रहा है, ये कंपनी को कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ करेक्ट, तो ये प्राइमरी मार्केट हुआ और ये सेकेंडरी मार्केट। ओके, आप मुझे बताओ ओएफएस किसका पार्ट होगा, ऑफर फॉर सेल, इज इट प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? अगर आप बोलोगे प्राइमरी मार्केट क्योंकि ये आईपीओ में आता है, तो आप देखो कंपनी नए शेयर्स को इशू नहीं कर रहा। अगर आप बोलोगे सेकेंडरी मार्केट क्योंकि ये ऑलरेडी इशूड शेयर्स है, तो फिर ये आईपीओ में कैसे आता है, राइट? आपको परेशान करके छोड़ दिया मैंने ये क्वेश्चन का आंसर, अभी नहीं करूंगा, ये आप खुद सर्च करो, टाइम पास करो कि ओएफएस अगर आ रहा है, ओएफएस इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट और ओएफएस इज पार्ट ऑफ द secondary market. Okay, and why? We can have a debate over this someday later, but as of now हम आगे बढ़ते हैं। So section 68 start होता है notwithstanding anything contained in this act। तो ये primarily इशारा किसके ऊपर है, एक तो आपका सेक्शन 66 पे और एक सेक्शन 67 पे, जहां पर क्या बोला गया है, कंपनी अपने शेयर्स को नहीं खरीद सकता, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकता। दूसरा, कंपनी अगर अपने शेयर्स को खरीदे तो उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, राइट? लेकिन ये सब कब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, अगर आप सबसेक्शन 2 को कंप्लाई करते हो तो अ कंपनी में परचेज, तो मैंडेटरी नहीं है, मन है तो श्रद्धा अनुसार कंपनी परचेज करेगा। सो कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज herein referred to as buyback out of मतलब ये आपको क्या दे दिया, तो ये जो आपको बता रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, इसका इशारा है कंडीशंस पे, और यहां पर वो बता रहा है फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू। तो ये हो गया आपके लिए क्या, दीज आर द सोर्सेस ऑफ बाईबैक, राइट? तो ये आपका सोर्सेस ऑफ बाईबैक हो गया, आप अपने फ्री रिजर्व से दे सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हो, या फिर प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू। और यहां पर एक प्रोवाइजो है इसके लिए, जो क्या बोल रहा है, दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind or the same kind of other specified securities, और free reserves also include security premium। और ये क्या है, explanation, और ये explanation किसके लिए applicable है, पूरे के पूरे सेक्शन के ऊपर, that for the purpose of this section free reserves includes securities premium account। क्या अदरवाइज भी फ्री रिजर्व्स सिक्योरिटीज प्रीमियम को इंक्लूड करता है, क्या अदरवाइज भी फ्री रिजर्व्स सिक्योरिटीज प्रीमियम को इंक्लूड करेगा, नो no. तो फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, हाउ विल यू डिफाइन, इज फ्री रिजर्व्स डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, इज इट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट फ्री रिजर्व्स? Is free reserves defined? Yes. So what is the definition of free reserves? रौनक ने लिखा है अदर देन व्हाट? अभी ये मत बोलना अदर देन कैपिटल रिजर्व, वो अकाउंट्स का डेफिनेशन हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व। ये देखो मैं यही बोल रहा था,
हाँ, धवल ने करेक्ट आंसर किया. The reserves which are available for the distribution of dividend, that is free reserve. But can you issue dividend out of securities premium? Answer is no. You cannot distribute dividend out of your securities premium. Sorted? पर यहां पर वो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप अगर फ्री रिजर्व्स को यूज करते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हो, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, फ्री रिजर्व्स ही मानेंगे. और अदरवाइज भी अगर आप देखो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 वन ऑफ द यूज क्या बताता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम का वन ऑफ द यूज क्या था, वन ऑफ द यूज वाज बाईबैक ओनली. तो अगर आपको बाईबैक करना है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो. वन ऑफ द यूज वाज दिस. 5 यूज थे ना, 5 में से एक यूज क्या था, यू कैन यूटिलाइज द मनी फॉर द बाईबैक. पर अगर आपके पास फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों हो तो आप किसको यूज करना पसंद करोगे, विल यू पिक अप सिक्योरिटीज प्रीमियम और विल यू पिक अप फ्री रिजर्व्स. मैं आपको बोलता हूं कंपनी को 800 रुपीज का बाईबैक करना है, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर 1000 रुपए है एंड फ्री रिजर्व्स में 1000 रुपए है. आप मुझे बताओ आप किसको लोगे. सब बोल रहे सिक्योरिटीज प्रीमियम, व्हाई नॉट फ्री रिजर्व्स. लॉ अलाउ करता है ना, और इनफैक्ट आप देखो लॉ तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फ्री रिजर्व्स, फिर बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर बोलता है प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू. सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई और यूज नहीं है, वो कहीं और भी यूज हो सकता है. बिल्कुल, तो आप यहां पे ध्यान रखना, क्या आपको इसी सीक्वेंस में यूज करना है, डू यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस. आंसर इज नो. You can do it from your free reserve, you can do it from your securities premium account, as the case में भी, जैसा भी आपको ठीक लगे. तो अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप किसको यूज करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को और फ्री रिजर्व को नहीं. ठीक है, अगर आपको रिजर्व से ही बाय बैक करना है तो. इन केस यू आर डूइंग आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू, देन इन दैट केस द क्वेश्चन ओनली डज नॉट अराइज. क्लियर हुआ बच्चा लोग, ये क्लियर हुआ, राइट? ओके. अब यहां पे एक डाउट आया है कि सर ये प्रोवाइजो आप फिर से रिपीट कर दो. देखो सिंपल, विनीत मेरा अपना शेयर होल्डर है. मैं कौन हूं, मैं हूं कंपनी. विनीत मेरा एक शेयर होल्डर है. विनीत मुझे बोलता है सर मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो, प्लीज बाय बैक माय शेयर्स. तो विनीत मुझे अपने शेयर्स यहां पे देगा अंडर बाय बैक. तो ये हो गया शेयर्स अंडर बाय बैक. और विनीत को मेरे को क्या पकड़ाने, रुपए. I'll have to pay him. Now, to pay money, either I should have money in my reserves, right? If my reserves do not permit, then what will I do? I will issue new securities. When I will issue new securities, then I'll get money. Yes or no? So I am issuing new securities. So I have issued new securities, let's say to Dhaval. Dhaval will give me money. And this money I will pay it to Vineet. Yes or no? ऐसा ही तो होगा. अब आप सोचो, मैं विनीत आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं. आप कौन हो मेरे, आप हो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए मैं धवल को इक्विटी शेयर से इशू कर रहा हूं. तो लॉ क्या बोलेगा, अबे ये क्या ट्रांजैक्शन किया, ये कैसा एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया. जहां थे वहीं हो ना, बस खाली क्या चेंज हो गया, पहले शेयर होल्डर विनीत था, अब धवल हो. तो आपने टेक्निकली क्या किया, इसकी टोपी उसके सर, आईटी यूएस. तो आईटी यूएस इज नॉट अलाउड.
ये क्लियर हुआ? ऐसा ही है तो विनीत को बोलो, विनीत अपने आप धवल को शेयर्स दे देगा और धवल जो पैसे हैं वो विनीत को दे देगा. व्हाई टू यू कंपनी गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल दिस? हाँ, अगर कोई दूसरा सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो बात अलग है, पर सेम कैटेगरी के सिक्योरिटीज आप इशू करोगे तो तपलिप. ये क्लियर हुआ विनीत? अच्छा, विनीत का ऑलरेडी मैसेज आ गया. हाँ समझा, कमाल है, मैंने समझाया उसके पहले समझा. वेरी गुड. ये क्लियर गाइस? ये क्लियर? अच्छा, अब हम यहां पे बात करते हैं एक बार फिर से विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेस ऑफ बाईबैक. तो सोर्सेस ऑफ बाईबैक क्या है अपने पास? एक अपने पास सोर्स है प्रोसीड्स ऑफ अनदर इशू, और दूसरा आपके पास है आउट ऑफ योर रिजर्व्स. ठीक. अच्छा, आप मुझे बताओ, जब आप नए सिक्योरिटी को इशू करोगे तो डेफिनेटली आपके पास कैश आ जाएगा, तो यहां तो ये प्रॉब्लम आएगा नहीं. बट मैं आपको ये बोलता हूं, मेरे बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स में 1000 है, क्या इसका ये जरूरी है मतलब कि मेरे पास कैश भी 1000 है? क्या ऐसा होना जरूरी है? नो. राइट, ऐसा तो जरूरी नहीं है. तो आप मुझे बताओ, रिजर्व से जब आप बायबैक करोगे तो आपको तो क्या चाहिए? कैश ही चाहिए होगा. आप काइंड में तो बायबैक कर नहीं सकते. तो व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू गो अहेड? In both the case you need cash. So here you are getting a new cash. But here if you don't have money in the cash, then what will you do? Ronak is saying CRR. Ronak, CRR तो एक खाली बुक एंट्री होता है ना? CRR तो सिर्फ एक बुक एंट्री होता है. It is free reserves debit to CRR. बायबैक करने के लिए तो आपको एंट्री यही करना होगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू योर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसके बाद में आप इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू सीआरआर करोगे या बैंक? बैंक. तो सीआरआर का तो कोई रोल ही नहीं है. सीआरआर तो खाली एक मेयर बुक एंट्री होगा कि आपके बैलेंस शीट के एक रिजर्व से पैसा निकल के दूसरे रिजर्व में जाएगा. So here you will realize that when you solve the redemption of preference shares question, or when you solve the equity buyback questions in accounts, आपको कई बार क्वेश्चन में दिखता होगा for the purpose of buyback company is selling the investments or the asset is being sold. ऐसा होता है, राइट? तो रिजर्व्स के लिए आपको यह देखना होगा क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं. क्या सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं. अलोंग विथ आई वुड से कुछ बफर कैश भी आप रखते हो जिससे आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट खराब नहीं हो जाए. तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है देन तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ इट इज अवेलेबल देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ दिस सफिशिएंट कैश इज नॉट अवेलेबल तो फिर कंपनी क्या करता है? देन कंपनी विल हैव टू अरेंज द कैश. और आप ये कैश अरेंज करने के लिए क्या करोगे? यू आर गोइंग टू सेल certain amount of investments, or let's say any of your assets etc. तो अगर आपको कोई बोले कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स को बेच के बायबैक किया है तो इसका क्या मतलब है? बायबैक इज डन बाय सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स
or ultimately it would mean that you have done buyback out of your reserves. What it will mean? If I say for the purpose of buyback company has sold the investments, तो आप क्या बोलोगे? Buyback is done out of investments or the buyback is done out of reserves? Reserves. Simple, ध्यान रखना. If the new shares are not issued, then by default it is out of your reserves. Clear? Guys, clear ये वाला point? Right? एक simple सा ध्यान रखना. If new securities are not issued for buyback, right? So in that case, it is deemed buyback out of reserves. And if it is deemed buyback out of reserves, then in that case, आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to create CRR. Make sense? Does this make sense? Guys, clear? ठीक है, ये ध्यान रखना. ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में, तो आप ध्यान रखना. तो इन्वेस्टमेंट बेचे, कुछ भी बेचे, तो इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स क्यों बेच रहे? दैट इज ओनली बीइंग डन टू अरेंज द नेसेसरी कैश which will be payable upon the buyback to the shareholders. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो आप यहां पर देखो आपको क्या बताया है. तो सबसेक्शन 2 जो है ये आपको बता रहा है द कंडीशंस फॉर बायबैक. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बायबैक, दिस मींस यू हैव टू आंसर फ्रॉम सेक्शन 68 सबसेक्शन 2. कल को क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर, सी आपको अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक, तो आपका आंसर होगा सेक्शन 68 सबसेक्शन 1. अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बायबैक, तो आपका आंसर क्या होगा? सेक्शन 68 सबसेक्शन 2. राइट? अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो आपको रूल्स को भी देखना होगा, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको बायबैक रेगुलेशंस देखना होगा ऑफ सेबी. और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द प्रोहिबिशंस फॉर द बायबैक, तो आपका आंसर होगा सेक्शन नंबर 70. कैन यू डिफरेंशिएट? कैन यू डिफरेंशिएट? राइट? तो कल को अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर द प्रोहिबिशंस ऑफ बायबैक और आप ये लिख के आते हो तो 0 मार्क्स मिलेगा. कल को क्वेश्चन आया व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बायबैक और आप ये लिख के आते हो तो 0 मार्क्स मिलेगा. कल को क्वेश्चन आया व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बायबैक और आप लिखते हो बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कैन अरेंज कैश, तो भी 0 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे एक एक करके कंडीशंस को पढ़ते हैं. एक कंडीशन मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट में घर जमाई है, और वो है ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. द कंपनी एनीथिंग, आप देखो बोनस हमने हर जगह देखा था, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. स्वेट इक्विटी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ पे पहला कंडीशन है दैट द बायबैक शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. दूसरा कंडीशन है कि कंपनी ने क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन. और स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पास होगा? जनरल मीटिंग में, जहां पर ऑथराइज किया जाएगा बायबैक को. ठीक है,
राइट। एक बार प्रोवाइडेड दैट को छोड़ दो और यहां पे देखो क्या बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट in respect of buyback of equity shares in any financial year, the reference to 25% in this clause shall be construed with respect to the total paid up capital in that financial year. अब यहां पर क्या है, सॉरी ये कंडीशन को मिस कर गया यहां पे, एक दो, तो ये आपका पहला कंडीशन, ये दूसरा, ये तीसरा कंडीशन। आप बाईबैक कितना कर सकते हो, इट विल बी 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेटेड पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। अब पेड अप कैपिटल में आप देखो इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, पर आपको किसको पिकअप करना है, यू हैव टू पिकअप ओनली द इक्विटी कैपिटल, राइट। तो देखो एग्रीगेटेड ऑफ द पेड अप कैपिटल बोला, तो पेड अप कैपिटल मतलब टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ओके, क्या इस फ्री रिजर्व्स के डेफिनेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा, क्या ये फ्री रिजर्व्स के डेफिनेशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा, यस, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या डिविडेंड बांटते वक्त फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, क्या डिविडेंड बांटते वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, आंसर इज नो, वेरी गुड। अब आपको यहां पर देखो ये प्रोवाइजो दे रहा है और वो प्रोवाइजो आपको कुछ अलग बातें ही बता रहे हैं। वो बोल रहा है देखो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई वेयर, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। क्या बोल रहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है अगर कंपनी का जो बाईबैक है वो कब कहां तक का है, इट इज अप टू 10% और लेस देन 10% और लेस देन द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तो आपको एसआर पास नहीं करना, तो सर क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली बोर्ड रेजोल्यूशन कर सकते हो। कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन करे अगर 10% तक का बाईबैक कर रहे हो, तो आपको याद हो तो मैंने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के टाइम पे भी आपको एक पॉइंट बताया था दैट अप टू 10% अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो इट कैन बी डन वाया बोर्ड रेजोल्यूशन, अप टू 25% अगर आप करते हो तो दिस इज स्पेशल रेजोल्यूशन, यस और नो, और ये दोनों ही क्या कहलाएगा, बाईबैक। लेकिन अगर आप बियॉन्ड 25 जाते हो तो फिर ये बन जाएगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल which will be governed under section 66, this will be governed under section 68। आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो यहां आपको बताया कि ये आपका एक एक्सेप्शन आ गया। आगे क्या बता रहे हैं, द एग्रीगेटेड secured and unsecured debts owed by the company should not be more than twice the paid up share capital and its free reserves। तो ये आपका किसके बारे में बात हो गया, योर डेट इक्विटी रेशियो, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका क्या मतलब हुआ, डेट इक्विटी रेशियो कि आपका जो पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो है दिस शुड बी लेस देन और एट द मैक्स इट कैन बी इक्वल टू 2। तो आप इसके लिए क्या करोगे, यू विल पिक अप द टोटल डेट्स ऑफ द कंपनी, वो चाहे सिक्योर्ड हो या वो अनसिक्योर्ड हो, और आप डिवाइड करोगे किसको, विद द पोस्ट बाईबैक इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स प्लस द सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये या तो 2 होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए। बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अच्छा, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस में आपने एक पढ़ा होगा, राइट, डेट इक्विटी रेशियो।
तो मुझे बताओ ये कौन से डेट्स है? आर दीज लॉन्ग टर्म डेट्स, आर दीज शॉर्ट टर्म डेट्स, और इट्स बोथ? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? धवल बोल रहा है टोटल लोन फंड, ओनली लोन, ओनली लोन। आप ये देखो, ओनली लोन। ध्यान रखना सब कुछ आएगा यहां पे, योर डेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे के सारे डेट्स आपके यहां पर होंगे। ओके, बच्चा लोग ये क्लियर हुआ? ओके, अच्छा। हाउ विल यू कैलकुलेट पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो, मैंने पोस्ट बायबैक इक्विटी? इसके लिए आप क्या करते हो? आप लेते हो व्हाट वाज प्री बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास प्री बायबैक इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें आप ऐड कर दो प्री बायबैक रिजर्व्स, जो आपके फ्री रिजर्व्स थे। फिर इसमें आप ऐड कर दो प्री बायबैक आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर इसमें आप डिडक्ट कर देना नंबर ऑफ शेयर्स विच आर बॉट बैक इनटू द फेस वैल्यू, और इसमें माइनस कर देना CRR इफ क्रिएटेड। तो ये बन गया आपका पोस्ट बायबैक इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट? हालांकि मेरे को लगता नहीं है लॉ में आप लोगों को ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर दे दिया आपको तो आपके लिए ये थोड़ा सा इजी रहेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो इसमें मिस्टेक करते हैं वो उसमें CRR को डिडक्ट करना भूल जाते हैं। CRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व। ओके, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट कंडीशन। और फिर बताया कुछ कंपनीज है जिनके लिए हायर डेट इक्विटी रेशियो भी नोटिफाई किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट। और यहां पर आपको क्या बताया गया है कि आपके जितने शेयर्स हैं वो क्या होने चाहिए? फुली पेड अप। ऑल योर शेयर शुड बी फुली पेड अप। अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो किसको कंप्लाई करेगा? सेबी रेगुलेशंस को। अदर कंपनीज जो है वो यहां पर किसको करेगा? अदर देन दो स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ, विच इज बेसिकली योर अनलिस्टेड कंपनी। तो आगे आपके पास एज में बी प्रिस्क्राइब्ड मांझे काय रूल्स, यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स। फिर आपको क्या बता रहे हैं? दैट नो ऑफर ऑफ बायबैक अंडर दिस सेक्शन सबसेक्शन शैल बी मेड within a period of 1 year reckoned from the date of the closure of the proceedings of the previous buyback offer। तो सर बायबैक के रेस्ट्रिक्शन में दो पॉइंट्स आ जाते हैं। क्या पॉइंट्स है? मैं इसको कहां पर लिखूं? आई विल राइट इट हियर। तो आपके दो रेस्ट्रिक्शंस है। एक तो इन अ फाइनेंशियल ईयर, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 1 एंड दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2। तो एक तो क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ ओनली वन बायबैक, अब चाहे वो आप बायबैक बोर्ड रेजोल्यूशन से लाओ या फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन से लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर?
सपोज मैं आपको यहां पे ऐसे बोलता हूं, कंपनी ने जून में 10% का बायबैक कर दिया वाया बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या अब कंपनी सितंबर में 15% का बायबैक ला सकता है वाया एसआर? आंसर इज नो। दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट अलाउड, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बायबैक अलाउड है। अब वो चाहे आप बोर्ड रेजोल्यूशन से लाओ या आप स्पेशल रेजोल्यूशन से लाओ। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है कि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 है और ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 2 है। दिस इज FY1 and this is FY2. Let's say this is January and let's say this is जुलाई। मैंने यहां पे एक बायबैक किया 25% का। क्या मैं यहां पे 25% का बायबैक कर सकता हूं? विल दिस बी अलाउड? Because in a financial year I can do one buyback, but will this be allowed? This is my buyback 1 and this is my buyback 2. Is it allowed? Right? तो अभी मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ यस बोल रहे हैं कुछ नो बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट अलाउड। व्हाई दिस इज नॉट अलाउड? बिकॉज द गैप बिटवीन बायबैक 1 and buyback 2 should be of how much time? This should be of at least 1 year. Correct? तो डुबल रेस्ट्रिक्शंस आपके पास आया है। ठीक है, तो एक तो यहां पे लिमिट आपको बताए दैट बायबैक इन अ फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम इतना, और दूसरा यहां पर आपको बता दिया दैट नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year reckoned from the closure of the preceding buyback offer. ओके, अब देखो यहां आगे पढ़ते हैं और इसमें क्या बताया that the notice of the meeting at which the special resolution is proposed to be passed will be accompanied by an explanatory statement, और उसमें आपको ये सब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, all the material facts. What is material fact? What is material fact? Important and essential. वो सब चीजें जो इंपॉर्टेंट है एसेंशियल है वो आपको देना होगा। वाई देयर इज अ नीड फॉर बायबैक आप ये भी बताओगे। कौन से क्लास ऑफ शेयर्स को आप खरीद रहे हो आप वो भी बताओगे। कितना अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो रहा है और कितने टाइम में आपका बायबैक कंप्लीट हो जाएगा ये सब आप बताओगे। करेक्ट, विच अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर्स। फिर आप यहाँ पे जो बायबैक करोगे, अब यहाँ पर सबसेक्शन 4 शायद मिस हो गया। देखो सबसेक्शन 4 यहाँ पर क्या बोलता है, सबसेक्शन 4 सिर्फ एक ही बात बताता है दैट आपका जो बायबैक है ये बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, कंप्लीट द बायबैक विद इन 1 year फ्रॉम द बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। आपने जब भी रेजोल्यूशन पास किया उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर बायबैक करना है। इसके अलावा ये जो बायबैक है दिस इज लाइक वांटेड का सलमान खान, राइट।
वो क्या है कि एक बार जो कमिटमेंट किया उसके बाद आप अपने आप की भी नहीं सुन सकते। तो बायबैक ऑफर once made or let's say once declared, it cannot be withdrawn. ओके okay? फिर आता है सबसेक्शन 5 जो बता रहा है आप किससे शेयर्स खरीद सकते हो। तो अंडर बायबैक कंपनी कैन परचेज दी सिक्योरिटीज फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रपोर्शनेट बेसिस फ्रॉम द ओपन मार्केट अगर लिस्टेड कंपनी है, या फिर आप क्या कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज से शेयर्स खरीद सकते हो, वो वाले शेयर्स जो आपने उसको इशू किए थे परसुएंट टू द स्कीम या स्वेट इक्विटी से। बताइए क्लियर, ये क्लियर हुआ। फिर आपके पास है सबसेक्शन 7, आई थिंक सबसेक्शन 6 भी इधर मिस हो गया। देखो सबसेक्शन 6 ये बताता है कि कंपनी को क्या करना होगा, एक डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इशू करना होगा आरओसी को। डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विल बी मेड टू द आरओसी, जिसमें आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे कि आप अगले 1 साल तक क्या रहोगे, सॉल्वेंट, राइट। और ये डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कौन देगा, दिस विल बी गिवन बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दैट कंपनी will remain solvent for at least 1 year after buyback। और ये किस में जाएगा, दिस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, दिस विल बी गिवन इन फॉर्म SH9। बताइए जी, इज दिस क्लियर। फिर सबसेक्शन 7 उसमें ये बताया हुआ है, ये देखो ये कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये हो गए कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट्स। तो सबसेक्शन 7 बोलता है कि बॉस आपके जो भी शेयर सर्टिफिकेट्स है उनको ऐसे पेपर शेडर मशीन में डालो और क्रश कर दो। सो दे शुड बी extinguished and physically destroyed। कितने दिन में, विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट कंप्लीशन ऑफ द बाईबैक। तो अगर आपके शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है तब तो आप ये काम कर सकते हो। अगर फिजिकल फॉर्म में है तब तो आप ये काम करोगे। मुझे बताओ अगर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म है तो क्या करोगे, फिर आप डिपॉजिटरीज एक्ट एंड रूल्स के हिसाब से आप उसको डिलीट करोगे, बेसिकली आप उसको एक्सटिंग्विश करोगे। हाँ, यू विल रिड्यूस बट एज पर द डिपॉजिटरीज एक्ट, जैसा डिपॉजिटरीज एक्ट आपको बोलेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रूल्स जैसा आपका है उसके हिसाब से। फिर आपको यहां पे बताया हुआ है कि आपने अगर बाईबैक कर दिया तो बाईबैक करने के बाद अगले 6 महीने तक कोई भी आप नया शेयर्स का इशू नहीं कर सकते, राइट। सो हियर इज योर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, और ये हो गया 0 to 6 months। During this period, you are prohibited to issue new shares. So, no new shares to be issued। लेकिन इसमें आपके पास एक एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन क्या है? अगर आप बोनस इशू ला रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप अपने सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द डेट ऑफ बाईबैक यहां पे आपके पास कुछ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे जो कि यहां पर कन्वर्ट होना है, तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये नहीं बोलोगे 6 महीने तक रुको। आपके कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, कुछ बॉन्ड्स हैं, लेट्स से आपने ईसॉप में शेयर्स को इशू करना है। अभी सपोज करो किसी का वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज पीरियड यहाँ पे पड़ रहा है, उसके 2 महीने का एक्सरसाइज पीरियड और वो 2 महीना यही है। अब बताओ यहाँ आप उसके शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। यहाँ पर वो सब्सक्राइब करे तो ऑप्शन लैप्स हो गया, वो बेचारा क्या बोलेगा, बिक गई है गवर्नमेंट, है कि नहीं? कि इधर तो मेरा जो एक्सरसाइज पीरियड है 2 महीने का, उसमें कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है, और एक्सरसाइज पीरियड के बाद में 6 महीने बाद जब कंपनी को अलाउ किया जा रहा है शेयर्स इशू करो, तो बेचारा कंपनी मेरे को मना कर रहा है कि भाई वो तो एक्सपायर हो गया। तो इन सब में अगर आपके कोई सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन है तो आप ये काम कर सकते हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, तो ये आपको बताया मैं, ये सब चलेगा। फिर आपको बता रहा है वो कि कंपनी जब बाईबैक करता है तो कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होगा, और वो रजिस्टर किस में होगा? इन फॉर्म SH10, जिसमें आप क्या करोगे, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखोगे। और उस रजिस्टर में आप क्या क्या लिखोगे? उस रजिस्टर में आप लिखोगे आपने क्या कंसिडरेशन पे किया, जिन सिक्योरिटीज को आपने बाईबैक किया है, किस दिन आपने उनको कैंसिल किया, किस दिन आपने उसको एक्सटिंग्विश करके फिजिकली डिस्ट्रॉय किया, एंड कब आपने पेमेंट किया, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर। फिर आपके पास है सबसेक्शन 10, वो आपको बता रहा है कि एक बार आपका बाईबैक कंप्लीट हो गया, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करो, एक रिटर्न फाइल कर दो आरओसी को, और लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी को भी फाइल कर दो। ये किस में जाएगा? ये आपका जाएगा इन फॉर्म SH11। ठीक है, आप ये रिटर्न फाइल करोगे, और अगर आप नहीं करते तो फिर आपके ऊपर ये पेनल्टी वगैरह है, जिसमें ये पेनल्टीज कट हो गए। तो ये आपका ओवरऑल पूरा प्रोसेस है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जब आप बाईबैक करते हो तो आपको लेटर ऑफ ऑफर देना होता है। तो टोटल यहाँ पे आपके 5 फॉर्म्स होंगे। एक है आपका फॉर्म SH8। SH8 में क्या होगा? दिस विल बी अ लेटर ऑफ ऑफर बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स फॉर बाईबैक। फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे SH9। SH9 क्या रहेगा? जहां पर कि आपको डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होगा। फिर आएगा आपके पास SH10, जिसमें कि आप क्या करोगे, रजिस्टर मेंटेन करोगे, रजिस्टर ऑफ बाईबैक। और फिर आप SH11 फाइल करते हो, विच इज बेसिकली योर रिटर्न ऑफ बाईबैक टू द आरओसी एंड सेबी। ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी आपका आरओसी को जाता है, राइट? इसके साथ में आपका एक और अटैचमेंट चलता है, विच इज SH15। ओके, SH15 आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है, विच इज इशूड बाय द डायरेक्टर्स दैट बाईबैक થઈ ગયો, राइट? और प्रॉपर कंप्लायंस के साथ, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ द बाय द डायरेक्टर्स दैट बाईबैक is completed and there was full compliance of the law। आपने कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया। इज दिस क्लियर?
गाइस दिस इज क्लियर? ओके, फिर अगर आप देखो तो आपके पास आता है सेक्शन नंबर 70 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑन बाईबैक। यहां पर क्या बताया हुआ है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाईबैक नहीं करेगा अपने सब्सिडरीज के थ्रू किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से। और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया किसमें किसमें, इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स, उनके इंटरेस्ट में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में, पेमेंट टू एनी डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, रीपेमेंट ऑफ द टर्म लोन और इंटरेस्ट पेबल, राइट, इन सब में अगर आपने डिफॉल्ट किया तो भी आप बाईबैक नहीं कर सकते। हाँ, ये बाईबैक को आपने, ये जो डिफॉल्ट था इसको ठीक किया, ठीक करने के बाद 3 साल तक आपको वेट करना होगा और 3 साल के बाद में आप बाईबैक कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते, राइट। तो ये बेसिकली आपका क्या रहेगा, ये आपने किया डिफॉल्ट, ये देखो ये आपने किया यहां पे डिफॉल्ट, तो यहां से 3 साल नहीं है, ये डिफॉल्ट को आपने ठीक कर दिया। सो रेमिडाइड हो गया, द डिफॉल्ट इज रेमिडेड, करेक्ट। अच्छा, सही स्पेलिंग था। यहां से आपको वेट करना होगा, फ्रॉम हियर यू विल हैव टू वेट फॉर 3 years, ओके, एंड देन यू कैन डू द बाईबैक। इसके आगे अगर आपको बाईबैक करना है तो आप कर सकते हो, यहां पर आप बाईबैक कर सकते हो, पर इस पीरियड में आप बाईबैक नहीं कर सकते। जब तक ये डिफॉल्ट चल रहा है तब तक आप बाईबैक नहीं कर सकते। मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? फिर आपके पास यहां पे प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आप कुछ सेक्शंस में अगर डिफॉल्ट करके रखे हो तो भी आप बाईबैक नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 92, ये हो गया आपका एनुअल रिटर्न। तो अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो बाईबैक नहीं होगा। फिर आता है आपके पास सेक्शन 129, 123, 123 आपका डिविडेंड को है, 127 भी आपका डिविडेंड को है। तो इन सेक्शंस में अगर आपने डिफॉल्ट किया तो भी नहीं। ये आ जाता है डिक्लेरेशन का, ये आ जाता है पेमेंट का, और ये आ जाता है आपका प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपने ये सारे कांड करके रखे तो अगेन आप फिर भी बाईबैक नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर ये वाला प्रोहिबिशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आपके पास आ जाता है सीआरआर। तो सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 बोलता है कि आपको सीआरआर क्रिएट करना है, और सीआरआर कितने का होगा, इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ, rather the total face value of the shares which are bought back, उतने का सीआरआर क्रिएट करो इफ द बायबैक इज डन आउट ऑफ रिजर्व्स, ओके। और दूसरा, ये सीआरआर का यूज क्या होगा, इस सीआरआर को आप यूज करोगे टू इशू fully paid up bonus shares. Clear? Is this clear? So why you create CRR in accounts? It's because section 69 subsection 2 requires so. अगर वो नहीं बोलता तो आप CRR क्रिएट करते ही नहीं, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द बायबैक प्रोविजंस। कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 71 एंड सेक्शन 72, और इसके बाद में प्रोबेबली हम मॉड्यूल को भी गो थ्रू कर लेंगे, राइट। वंस दिस इज डन, अब श्योर हो गया है कि हम वेडनेसडे को पास्ट ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, और ये होगा आपका मई 2018 से लेके जनवरी 2021 तक के सातों पेपर्स, ठीक है। तो आपको एक दिन का टाइम भी मिल जाएगा और रिविजन करने को, और कल का लेक्चर आपका शॉर्ट रहेगा, ज्यादा कुछ आपका उसमें होगा नहीं। So do let me know if there is any doubts and we can cover all that in tomorrow's lecture. Okay? I'll share the slides. I'll put it. इसको अभी के अभी मैं upload भी कर दूंगा, and I'll sync also so that you can get the access to the most updated slides.
right? So that's it for today's lecture. Take care. Bye bye.